चलो, बैकग्राउंड नॉइस आ रही क्या? नहीं आ रही है? अनु, अरिजीत सर की अगर आप हिंदी मीडियम वाले देखना चाहो तो दिक्कत ये है कि आप परफेक्ट इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, वो आपको हिंदी पे इंग्लिश से हिंदी में करने में कितनी दिक्कत आएगी यार। हिंदी से इंग्लिश करने में नहीं आती, वो तो इंग्लिश वाले बेचारे एडजस्ट करते हैं, है ना। तो अगर देखना हो तो मुझे बता देना, मैं आपको उधर शिफ्ट करा दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंखें बंद करो। हमने क्या किया था, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना है ना। हमने सबसे पहले पर्यावरण की यूनिट स्टार्ट की थी, जिसमें भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा को हमने समझा था। आज इस अवधारणा में हमने क्या किया था, इस अवधारणा में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा था, और इंट्रोडक्शन में बोला था कि भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा क्या है, बहुत गहरी और व्यापक है। ये लाइन हम लिखने वाले हैं जब भी हमारा 10 मार्कर में या 5 मार्कर में आ जाए, ये लाइन हमारी पेटेंट रहेगी कि हमको क्या करना है, भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा बहुत गहरी और व्यापक है, ये लाइन लिखनी है। फिर उसके बाद भारतीय समाज में हमने क्या माना है, प्रकृति को पूजनीय माना है। फिर एक ऋग्वेद का श्लोक था जो कि सब लोगों को पता है, जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। ऋग्वेद का जो श्लोक था, आंखें बंद करके बोल दो या फिर इधर लिख के बता दो, जल्दी से बता दो। हाँ, 7 मार्कर में आएगा। अरे यार, वो 5 मार्कर में भूल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 मार्कर में ही आएगा मनोज, थोड़ा सा समझ जाया करो, हैं। हाँ, तो अरण्य तो पृथ्वी स्योन्मस्तु, यानी कि जो जंगल है वो वनस्पति पशु पृथ्वी की शुद्ध करते हैं और उनका कल्याण करते हैं, ठीक है। तो अरण्य तो पृथ्वी स्योन्मस्तु। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, प्राचीन अवधारणा और आधुनिक अवधारणा। मैंने क्या बोला था कि प्राचीन अवधारणा को कहाँ से उठाएंगे अपन, वैदिक काल से उठाएंगे। कहाँ से उठाएंगे, वैदिक काल से उठाएंगे। तो हमने वैदिक काल से उठाया, वैदिक काल और वैदिक वेद और उपनिषद के साथ पर्यावरण। फिर उसके बाद मैंने दूसरी चीज़ क्या बताई आपको, दूसरी चीज़ ये बताई कि चलो भैया, वेद से क्या आया, वेद से आया धर्म, तो धर्म और पर्यावरण। और धर्म के बाद क्या आया भैया, पर्व और त्योहार आए, तो पर्व और पर्यावरण, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया, भारतीय ग्रंथों में पर्यावरण आया, ये सारी चीज़ें। ऐसा अपना नेटवर्क चेक कर लो, यहाँ से सभी को बराबर प्रॉपर वॉइस आ रही है और मैं फुल नेटवर्क में बैठा हूँ, अपना नेटवर्क चेक कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये चीज़ बताई, प्राचीन अवधारणा। फिर उसके बाद मैंने बोला कि आधुनिक अवधारणा में आते, तो आधुनिक अवधारणा में आपको देखने को मिलेगा भैया कि भैया बहुत सारे प्रकार के आंदोलन हुए, विभिन्न प्रकार के अधिनियम आए, विभिन्न प्रकार के जो है नीतियां बनाई गई और विभिन्न प्रकार के प्रावधान जो हैं आए। चलो सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं। वेदों और उपनिषदों में सबसे पहले हमने क्या बोला कि भैया पंच तत्वों के रूप में पृथ्वी की, वायु की, जल की, अग्नि की और आकाश की क्या की गई है, इन सभी की क्या की गई है भैया, सम्मान किया गया है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि अब पकड़ लो ऋग्वेद को। किसको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया लाइन लिखो, फिर पकड़ लो ऋग्वेद को। बोले ऋग्वेद आपने एक और लाइन बोली क्या, बिल्कुल बोली है। कौन सी बोली है, वनस्पति वन आस्था पयद्य तद्, क्या बोली है, वनस्पति वन आस्था पयद्य तद्, क्या बोली है, वनस्पति वन आस्था पयद्य तद्, ठीक है। 2 बार बोलो। चलो बहुत बढ़िया। अब मानव प्रचुर मात्रा में पेड़ लगाओ, ये हमें प्राणवायु देते हैं, ये इसका मतलब था। फिर उसके बाद हमने बोला कि यजुर्वेद में भी कुछ लिखा है कि हाँ, लिखा है वृक्षात रक्षति रक्षिता, यानी कि जो वृक्षों की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं वृक्ष करते हैं, यानी कि वृक्षात रक्षति रक्षिता। फिर उसके बाद मैंने धर्म के बारे में बताया कि धर्म और पर्यावरण में क्या है, तो हिंदू धर्म का बता दिया कि भैया हम पेड़ की पूजा करते हैं, नदियों की भी पूजा करते हैं हम, है ना, पहाड़ की भी पूजा करते हैं, पशु की भी पूजा करते हैं, तो इस तरीके से हम सबको पवित्र मानते हैं। फिर उसके बाद जैन धर्म में भी अहिंसा परमो धर्मा नाम से जो लाइन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म में भी, क्योंकि स्वयं बुद्ध ने एक वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त किया था, तो उस वजह से वृक्षों की महत्ता पर बल देते हैं वो। फिर उसके बाद सिख धर्म में भी प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संतुलन की बात की जाती है, तो इस तरीके की बातें होती रहती हैं। फिर इसके बाद पर्व और त्योहार में मैंने क्या बताया था, पर्व और त्योहार में सबसे पहले मैंने बताया था कि भैया वृक्षारोपण करेंगे। क्या करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। अब वृक्षारोपण में कौन कौन से, तो वट सावित्री व्रत,
तुलसी विवाह और नागपंचमी। कौन कौन से हो जाएंगे? वट सावित्री व्रत हो जाएगा, तुलसी विवाह हो जाएगा और नागपंचमी हो जाएगा। ये तो हो गए वृक्षारोपण परंपरा। देन उसके बाद मकर संक्रांति और छठ पूजा हो जाएगी सूर्य और जल के प्रति आभार प्रकट करने के लिए। फिर गंगा दशहरा हो जाएगा जो नदियों की पवित्रता को बताएगा। फिर भारतीय ग्रंथ। अच्छा, भारतीय ग्रंथ में फिर अचानक से याद आया, यार भारतीय ग्रंथ में सबसे बड़ा भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो महाभारत है। तो महाभारत में क्या बताया गया? महाभारत में बताया गया है कि माता पिता की तरह हमारी रक्षा करते हैं कौन? वृक्ष। तो वृक्ष माता पिता की तरह हमारी रक्षा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, महाभारत में बताया है। फिर उसके बाद पुराण में देख लेते हैं। तो पुराण में क्या बताया? तो पुराण में भी बताया कि भैया जो है वृक्ष जो है हमारे लिए पूजनीय होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक बात मैं बताऊं कि भगवत गीता और रामायण में, भगवत गीता में स्वयं कृष्ण जी बोलते हैं कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना जरूरी है। ये भगवत गीता में स्वयं कृष्ण बोलते हैं। फिर उसके बाद रामायण में वनवास के दौरान प्रकृति के महत्व को बताया है, पंचतत्व की महत्व को बताया गया है। इस तरीके से अपन ने जो है कंप्लीट किया था प्राचीन अवधारणा। अन्य के अंतर्गत अपन क्या लिख सकते हैं? अन्य के अंतर्गत प्रकृति को पूजनीय बताया गया है, विभिन्न देवी देवताओं को प्रकृति का जो है संरक्षक बताया गया है और उनकी पूजा की जाती है। भय से या सम्मान से किसी भी रूप में उनको क्या किया जाता है भैया? पूजनीय रखा जाता है। और भारतीय संस्कृति में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तरीके से उनकी रक्षा करने का प्रयास किया जाता है। कई तरीके के अपन जो है पॉइंट्स अन्य के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो 1 दबाएं, क्लियर नहीं है तो 2 दबाएं, दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। अरे वाह, एक 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 एक। अरे बात करने के लिए 9 नहीं दबाएं भैया, बात नहीं होगी। चलो, तो हमारा कल का रिवीजन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, चलिए अन्य वाले पॉइंट में यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपन लिख सकते हैं। चलो, अब इसके बाद आ जाते हैं अपन आधुनिक अवधारणा में। आधुनिक अवधारणा में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अपन को खुद से लिख लेने हैं। जो पॉइंट्स ज़रूरत नहीं है लिखने की वो अपन को जो है नहीं लिखने हैं। चलो, सबसे पहले तो इधर एक बॉक्स बना लो जल्दी से अपने नोट्स में, नेक्स्ट पेज पे इधर बॉक्स बना लो, एक बना लो। चलो, अगर ये बॉक्स बन चुका है तो बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। अब इधर अपन लिखने वाले हैं क्या? आधुनिक अवधारणा। क्या लिखने वाले हैं? आधुनिक अवधारणा। ठीक है, तो चलो आधुनिक अवधारणा लिखने वाले हैं। आधुनिक अवधारणा की अगर हम हेडिंग डालें तो आधुनिक अवधारणा में कई तरीके की चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे कि पहली अवधारणा क्या दिखाई देगी भैया? ऐसे पहली अवधारणा क्या दिखाई देगी? पहली अवधारणा ये दिखाई देगी कि हमने क्या किया है, प्रकृति और मानव के बीच नैतिक संबंधों को बढ़ावा देने पे बल दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? तो पहला क्या हो जाएगा? नैतिक संबंधों पर बल। प्रकृति व मानव के नैतिक संबंधों पर बल दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है ना? पहले क्या था भैया, बीच में अपन को ऐसे मति भ्रष्ट हो गई थी कि चलो पर्यावरण जो है हमारे लिए है, हम पर्यावरण को पूर्ण तरीके से दोहित कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, हमारे इच्छा पूर्ति के लिए तो प्रकृति बनी हुई है। पर बाद में क्या हुआ? नैतिक संबंधों पर बल दिया गया। बाद में इस अवधारणा को बदला गया और प्रकृति और मानव के नैतिक संबंधों पर बल दिया गया। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि भैया प्रकृति का अगर विकास जब हो रहा है, जैसे क्या होता है यहाँ पे विकास हो रहा है ना, और विकास के विपरीत चल रही है भैया पर्यावरण संरक्षण, तो हमने किसको महत्व ज़्यादा दिया? किसको महत्व ज़्यादा लिया? लोगों ने पर्यावरण संरक्षण को ज़्यादा महत्व दिया। कैसे पता चलता है कि पर्यावरण संरक्षण को ज़्यादा महत्व दिया? तो भैया ये पता चलता है विभिन्न आंदोलनों से। तो हमने विभिन्न आंदोलन किए,
विभिन्न आंदोलन के एग्जाम्पल लिख सकते हो आप यहाँ पे। मैं 3-4 एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, जैसे चिपको आंदोलन, विश्नोई आंदोलन, विश्नोई आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये सब हमने क्यों किए हैं? पर्यावरण के संरक्षण के लिए, है ना। और हमने क्या किया, हमने और भी कई प्रकार के आंदोलन चलाए, जैसे कि एपिको आंदोलन, आदि। ठीक है, तो ये हमने क्या किए भैया, विभिन्न प्रकार के आंदोलन, ताकि हम पर्यावरण का क्या कर सकें, संरक्षण कर सके, इसके लिए हमने चलाए, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किए, ह्यूमन और नेचर के बीच एथिकल रिलेशंस बनाने पर जो है फोर्स किया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या किया, विभिन्न प्रकार के मूवमेंट चला, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स, जैसे चिपको मूवमेंट, बिश्नोई मूवमेंट, नर्मदा बचाओ मूवमेंट एंड एपिको मूवमेंट। फिर उसके बाद हमने क्या किया भैया, हमने उसके बाद एक बहुत बड़ी पहल की जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान। तो हमने स्वच्छ भारत अभियान लेकर आए। ठीक है, अब सब स्वच्छ भारत अभियान अपन लेकर आए 2 अक्टूबर 2014 को। ये पर्यावरण की स्वच्छता पर केंद्रित एक राष्ट्रीय पहल थी और बहुत बढ़िया पहल थी। तो 2 अक्टूबर 2014 को आई थी, और इसके बारे में डिटेल अपन जो है अगली जगह पे, मतलब जहाँ पे अपन को नेक्स्ट दे रखा लास्ट में, वहाँ पे पढ़ेंगे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता सर्वेक्षण दोनों जगह पे। फिर इसके बाद हमने क्या किया, उसके अलावा हमने विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाए। बनाए कि नहीं बनाए? बिल्कुल बनाए। हमने विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाए, जैसे कि आपके पेपर में आ भी चुका है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का बनाया। उसके अलावा हमने क्या बनाया, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बनाया, - 2002 का। उसके अलावा हमने एनजीटी एक्ट भी बनाया, मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 का। ये आदि करके लिख दो, है ना। अपन ने पर्यावरण में पढ़े हुए हैं, वो प्रीलिम्स में जो पढ़े हुए हैं वो वाले पूरे मूवमेंट्स आप यहाँ पे पूरे के पूरे जो है लिख सकते हो यहाँ पे एक्ट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट 5वें नंबर पे क्या किया हमने जो है पर्यावरण संरक्षण को नैतिक मूल्यों से जोड़ दिया। हमने बोल दिया कि एथिकल वैल्यूज जो हैं शामिल होने चाहिए पर्यावरण संरक्षण में, और हम विभिन्न स्तर पर शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा, पर्यावरण शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। तो पर्यावरणीय शिक्षा पर बल दिया, पर्यावरणीय संरक्षण की शिक्षा पर बल दे रहे हैं। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कर रहे हैं अपन, स्तर पर पर्यावरण हेतु पहल कर रहे हैं। जैसे पहल क्या कर रहे हैं अपन, जैसे अपन ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया, है ना। तो ये क्या था भैया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम आधुनिक अवधारणा में भी प्रकृति से जुड़े रहने की बात करते हैं। हमने वसुधैव कुटुंबकम G20 की थीम रखी थी, और इसी तरीके से हम पूरी प्रकृति को एक विश्व मानते, मतलब भाई बंधु मानते हैं, और प्रकृति की रक्षा करने की बात कहते हैं। तो आधुनिक अवधारणा को ज़्यादा अपन को ऐसे रखने की कोशिश नहीं करनी है। इसमें आपके मन में जो पॉइंट आए, वर्तमान में जो चल रहे हैं, वो ही आपकी आधुनिक अवधारणा है। तो आधुनिक अवधारणा में आपको क्या देखने को मिलेगा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या देखने को मिलेगा कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हमने नेचर और ह्यूमन में एथिकल रिलेशन बनाए। फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार के मूवमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स चलाए। फिर उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान लेकर आए। फिर उसके बाद हमने क्या किया भैया,
विभिन्न प्रकार के अधिनियम लगाए, ठीक है, जैसे विभिन्न प्रकार के एक्ट लेकर आए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा पर बल दिया, यानी कि एनवायरमेंटल सिक्योरिटी के लिए जो है एजुकेशन पर जोर दिया। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की पहल लेकर आया अपन, ठीक है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये भारत के संदर्भ में या भारत की परंपरा में और संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा है जो हमारी कंप्लीट होती है। और यही आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसका आंसर जो है ऐसे के ऐसा लिखने हैं, ठीक है। हाँ, जैसे आप करवाते हैं उसमें नोट्स बना लिया करें तुरंत, बिल्कुल तुरंत बना लिया करो। वॉइस ज़्यादा ब्रेक हो रही है क्या? हाँ, मिशन लाइफ को आप बोल सकते हो कि मिशन लाइफ भी आया। अब नहीं हो रही, चलो। हाँ, साथ साथ बनाते चलो तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। पूर्णिमा ब्लूटूथ यार पता नहीं क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा। अगर कनेक्ट नहीं हो रहा तो डोरी वाला खरीदे ना यार, उसमें मेरी गलती नहीं है। किसी किसी में कनेक्ट हो जाता, किसी किसी में नहीं होता। ठीक है, चलो। अब ये जो बॉक्स अपना खाली रखा है ना सर, वो इंग्लिश के नोट्स भेजे थे वो भी अच्छे थे। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ यार, इंग्लिश वालों परेशान करते रहते हो कि भैया हमको इंग्लिश में भी चाहिए। अरे भैया आपको प्रतिदिन इंग्लिश में मिल जाया करेंगे, ठीक है। हाँ, एक पेड़ माँ के नाम पहल, ये भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों लिख लेते हैं अपन, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं। 7वें नंबर पे क्या हो जाएगा, लाइफ। जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो। अब जो एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, हाँ भैया, ओ भैया ऐसे मत किया करो यार। साक्षी पटेल का माइक ऑन है, ये ऑन कैसे रह गया मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चलो, इतना सफिशियंट है। आ जाओ अब इधर। बोले ये बॉक्स में क्या लिखना है, बॉक्स में जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं ना वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे आप एक और लाइन खींच दो, ऐसी खींच दी। चलो अब इधर लिख लो करंट अफेयर। जो भी आपको पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पॉइंट के लिए आपको जगह छोड़वा दी। जो भी पॉइंट्स आपको करंट अफेयर से मिले कि भैया ये तो अपन को आधुनिक अवधारणा में या फिर प्राचीन अवधारणा में डाल देना चाहिए, तो आप इन पॉइंट्स को यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे तो आपके नोट्स जो है अपडेट हो जाएंगे। आपको ये करंट अफेयर अलग से मेंशन करना है आपके किस में आंसर में, ताकि आपका आंसर दूसरों से बेहतर हो जाए। ये करंट अफेयर कहाँ से मिलेगा, तो आपको जो है जब आप प्रीलिम्स पढ़ते हो उससे मिल सकता है, या आपको कहाँ से मिलेगा भैया, तो न्यूज़पेपर की कटिंग से मिल सकता है, जो कि आपको ललित सर के टेलीग्राम चैनल पे मिलती है ना। न्यूज़पेपर कटिंग से मिल जाएगा। तो जहाँ से भी आपको मिले आपको उसको लिख लेना है यहाँ पे खोल के जल्दी से, ठीक है। इसमें कोई भी आपको वो नहीं होनी चाहिए। चलो अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। अब अपना दूसरा टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक अगर कोई समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा, शिकायत, तकलीफ कुछ भी हो तो अपने पास तक ही रखना, यहाँ पे मत बताना, बतरान शुरू हो जाएगी नहीं तो। चलो आ जाते हैं अपन इधर। सबसे पहला अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जनपदोद्भंस। इंग्लिश में भी जनपदोद्भंस बोलते हैं, उसकी स्पेलिंग आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। और हिंदी में भी जनपदोद्भंस दे रखा है आपके सिलेबस में, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते एपिडेमिक्स हैं, ठीक है। तो आप जो है एपिडेमिक्स भी लिख सकते हो, जनपदोद्भंस भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके सिलेबस में सीधा सीधा जनपदोद्भंस दे रखा है। फिर उसके बाद दे रखा है वायु, जल, देश, काल की विकृतियां, ठीक है, देश और काल की विकृतियां, ठीक है।
चलो, तो वायु, देश, जल, काल की विकृतियां। अब ये जो देश ये विकृतियां हैं, विकृतियां का मतलब क्या होता है? विकृतियां का मतलब होता है डिस्टॉर्शन, यानी कि जब डिस्टॉर्शन हो जाए, यानी कि विकृति आ जाए उनकी संरचना में, उनकी कुछ में भी, तो इसको बोलेंगे भैया वायु, जल, देश, काल की विकृतियां। चलो, अब इसके बाद वही अपना जो पैटर्न है वही अपनाने वाले हैं। चलो, एक बॉक्स बना लो यहां पे। ठीक है, अब आपका बॉक्स थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनता होगा तो स्केल खरीद लेना एक। अब मेरे को मत बोलना कि हमारा सीधा नहीं बनता, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं भैया सीधा नहीं बनता, ऐसी स्थिति में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, चलो, सबसे पहला पॉइंट क्या डालेंगे भैया? सबसे पहला पॉइंट तो अपना इंट्रोडक्शन ही होता है, यानी कि परिचय रहेगा सबसे पहला पॉइंट तो अपना। दूसरे नंबर पे क्या रहेगा अपना? दूसरे नंबर पे इससे संबंधित जो भी वर्णन है वो अपन लिख देंगे, है ना। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे होगा प्रकार, भैया जनपदोद्भंस के प्रकार भी होते हैं वो बता देंगे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या बता देंगे अपन? तीसरे नंबर पे इसके रोकथाम बता देंगे भैया, किस तरीके से हम रोकथाम या समाधान करेंगे इस चीज़ का। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे क्या बताएंगे? चौथे नंबर पे हम इसका विस्तृत वर्णन कर देंगे थोड़ा सा, है ना। फिर उसके बाद अच्छा विकृतियां बताएंगे अपन, विकृतियां, फिर यार विकृतियां बताएंगे। विकृतियों में हम कौन कौन सी विकृतियां बताएंगे? तो A, B, C, D, है ना। तो वायु, जल, देश और काल की विकृतियां बताएंगे। देन उसके बाद लास्ट नंबर पे क्या करेंगे अपन? लास्ट नंबर पे एक टेबल बना देंगे, जिस टेबल से अपन को पूरा रिवीजन मिल जाएगा और ब्रीफ हो जाएगा हमारा का पूरा टॉपिक। ये हमारा पैटर्न रहेगा, इस पैटर्न को हम इस चैप्टर में फॉलो करेंगे। चलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परिचय से, यानी कि इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन इज क्या होता है? जनपदोद्भंस। ठीक है, तो जनपदोद्भंस हेडिंग डालेंगे यहां पे अपन, जनपदोद्भंस, है ना। जनपदोद्भंस या एपिडेमिक। क्या होता है भैया जनपदोद्भंस या एपिडेमिक? तो जनपदोद्भंस जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है भैया? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जनपद, ठीक है, और दूसरा क्या है भैया? ध्वंस। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है जनपद और ध्वंस। अच्छा, जनपद का मतलब क्या होता है? जनपद का मतलब होता है कोई विशेष स्थान या जन के रहने वाला स्थान, जहां पे जन के यानी कि लोगों के पैर पड़े, वो वाला स्थान क्या कहलाता है? जनपद कहलाता है। जैसे कि आपने महाजनपद में और जनपद काल में पढ़ा भी है। तो जनपद मतलब हो जाएगा कोई विशेष स्थान। क्या हो जाएगा? कोई विशेष स्थान हो जाएगा। अब ध्वंस मतलब क्या होता है? ध्वंस मतलब होता है विनाश करना। ठीक है, तो हिंदी में भी यही है। जनपद मतलब पर्टिकुलर एरिया, ध्वंस मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन या फिर विनाश, यानी कि वो क्या करते हैं यार? डिस्ट्रॉय, है ना। तो ये हो जाएगा। अब इससे समझ में आया शाब्दिक अर्थ। क्या शाब्दिक अर्थ निकल कर आया भैया? शाब्दिक अर्थ क्या निकल कर आया? शाब्दिक अर्थ ये निकल कर आया कि लोगों या समुदाय का विनाश होना ही क्या कहलाएगा? जनपदोद्भंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जनपदोद्भंस कहलाएगा। तो लोगों का, जो लोग वहां पे रह रहे हैं, लोगों या समुदाय का विनाश होना क्या कहलाएगा? जनपदोद्भंस कहलाएगा। यानी कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, उन लोगों का विनाश होना या उन लोगों के मृत्यु होना या जनधन की हानि होना ही क्या कहलाएगा भैया? जनपदोद्भंस कहलाएगा। ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ। अब शाब्दिक अर्थ में मजा कहाँ आते हैं? अपन को तो डेफिनेशन लिखनी है, अपन को तो परिभाषा लिखनी है। तो चलो भैया परिभाषा की हेडिंग डाल लो, डेफिनेशन की हेडिंग डाल लो, है ना। डेफिनेशन की हेडिंग डालोगे तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे कि जब यानी कि जब कोई भी रोग या आपदा व्यक्तिगत कारणों से, है ना, व्यक्तिगत कारणों की बजाय
पूरे, मतलब देखो, जब कोई रोग या आपदा किसी एक व्यक्ति को प्रभावित ना करके पूरे के पूरे जनपद को प्रभावित करती है तो जनपदोध्वंस कहलाता है। वेन एवर एनी डिसीज और डिजास्टर affect whole community it is called जनपदोध्वंस। जब पूरी की पूरी कोई एक रोग या आपदा जो है पूरे के पूरे जो है क्षेत्र को प्रभावित करती है तो उसे बोलते हैं अपन जनपदोध्वंस। फॉर एग्जाम्पल कोरोना, कोविड-19। अब कोविड-19 क्या था भैया? इसी तरीके का जनपदोध्वंस था। तो यहाँ पे लिख लीजिए, जब कोई रोग या आपदा क्या करेगी भैया? व्यक्ति विशेष की बजाय, व्यक्ति विशेष की बजाय पूरे समस्त, किसको? समस्त समाज या क्षेत्र को प्रभावित करती है तो उसे क्या कहेंगे? जनपदोध्वंस कहेंगे। क्या कहेंगे? जनपदोध्वंस कहेंगे। बहुत सिंपल और सरल डेरिवेशन है ना। यही हमको याद करनी है कि जब कोई भी रोग या आपदा व्यक्ति विशेष की बजाय समस्त समाज को या क्षेत्र को प्रभावित करने लगती है, फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस, तो वो क्या कहलाने लगती है भैया? जनपदोध्वंस कहलाने लगती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लीजिए कोविड-19 लिख लिया अपन ने। चलो देन उसके बाद हम, अच्छा ये डेफिनेशन मिलती कहाँ पे है? तो इस डेफिनेशन को लिखना, ये चरक संहिता में लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है? चरक संहिता में लिखी हुई है। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो ये डेफिनेशन कहाँ से ली गई है? चरक संहिता से ली गई है। अब उसके बाद सरल शब्दों में अगर मैं बताना चाहूँ कि जब कोई भी रोग जो है स्थान विशेष में वहाँ के वातावरण को दूषित करके तेजी से फैलता है तो उसे जनपदोध्वंस या एपिडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक मतलब कुछ नहीं है, एपिडेमिक मतलब एक तरीके का रोग है जो कि पूरे समाज को या पूरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19। चलो ये तो होगी अपनी परिभाषा जो अपन वहां पे लिखने वाले हैं। शाब्दिक अर्थ अपन को पता चल गया। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन जो कि अपन 10 मार्कर में लिखने वाले हैं या 7 मार्कर में सीधे परिभाषा से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीधी सीधी परिभाषा अपन वहां पे लिखेंगे। चलो फिर उसके बाद आ जाते हैं इसका वर्णन, यानी कि इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ पे दे रखा है, इसका वर्णन कहाँ पे दे रखा है भैया? तो हमको इसका वर्णन देखने को मिलता है 2 जगह पे। कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है? सबसे पहला तो हमको देखने को मिलता है चरक संहिता में। आपने देखा ही अभी हाल, चरक संहिता में डेफिनेशन मिल गई। और उसके अलावा कहाँ देखने को मिलता है? सुश्रुत संहिता में भी देखने को मिलता है। सुश्रुत संहिता में भी देखने को मिलता है। तो 2 जगह देखने को मिल रहा है अपन को। कहाँ कहाँ देखने को मिला? चरक संहिता में और सुश्रुत संहिता में। ठीक है, अच्छा चरक संहिता में भी कहाँ पे देखने को मिलता है? चरक संहिता में एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है विमान स्थान। क्या नाम है? विमान स्थान नाम है। चैप्टर का नाम क्या है? विमान स्थान। उस विमान स्थान में चैप्टर नंबर 3 यानी कि अध्याय नंबर 3 में देखने को मिलता है आपको। अध्याय 3 में देखने को मिलता है आपको जनपदोध्वंस का वर्णन। फिर उसके बाद सुश्रुत संहिता में कहाँ देखने को मिलता है? तो सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थानम अध्याय में देखने को मिलता है। सूत्र स्थानम अध्याय में देखने को मिलता है। ठीक है, कैसे याद करेंगे? चलो तो चरक क्या करते हैं भैया? चरक विमान में उड़ के जाने की कोशिश करते हैं। तो विमान में 3 पहिए लगे होते हैं, 2 पीछे 1 आगे। तो विमान में जाने की कोशिश करते हैं। तो विमान का 3रा नंबर का चैप्टर। सुश्रुत संहिता में सु से सुश्रुत और सु से सूत्र स्थानम। तो सुश्रुत संहिता और सूत्र स्थानम जो है यहाँ पे अपन को याद करने को मिल जाएगा। तो अपन को वर्णन देखने को मिल गया। चलो भैया कहाँ कहाँ वर्णन है अपन को ये भी पता चल गया। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट चीज क्या चाहिए अपन को? अच्छा ये चाहिए कि भैया ये जनपदोध्वंस जो शब्द है वो दिया किसने आखिरकार, है ना। ये थोड़े इंट्रोडक्शन टाइप की चीजें हैं, ये अपन को याद होनी चाहिए क्योंकि ये 2 मार्कर में अगर पूछ लें तो अपन को बननी चाहिए। तो मान लो शब्द प्रतिपादन पढ़े तो हमको जो वर्णन कर रहा है वही तो शब्द का प्रतिपादन करेगा। तो शब्द का प्रतिपादन कितने किया? चरक द्वारा किया गया। चरक द्वारा, चरक संहिता में चरक द्वारा
जो है इसका शब्द प्रतिपादन किया। उन्होंने जनपदोद्वंश के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक ही समय में एक ही स्थान पर रहने वाली जनसंख्या का विनाश होना ही जनपदोद्वंश कहलाता है। क्या बोला उन्होंने? एक ही समय में, जैसे 2020 में, है ना, एक ही स्थान पर, एक ही किस पर? स्थान पर रहने वाली, क्या है भैया? रहने वाली जनसंख्या का विनाश होना। क्या कहलाएगा भैया? जनपदोद्वंश कहलाएगा, ऐसा चरक जी ने खुद बोला। आंखें बंद करो। सबसे पहले हम देखेंगे शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ में देखने को मिला जनपदोद्वंश। जनपदोद्वंश यानी कि जनपद प्लस ध्वंस। जनपद मतलब एक क्षेत्र या स्थान, विशेष क्षेत्र या स्थान, और ध्वंस यानी कि नष्ट करना। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा भैया शाब्दिक अर्थ क्या निकल कर आया? लोगों या समुदाय को विध्वंस या विनाश का कहलाता भैया जनपदोद्वंस कहलाता है। फिर उसके बाद हमने उसकी डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन में क्या देखा कि जब कोई भी डिसीज या फिर डिजास्टर यानी कि कोई रोग या आपदा व्यक्ति विशेष को प्रभावित ना करके पूरे क्षेत्र या जनपद को प्रभावित करती है तो वो क्या कहलाती है? जनपदोद्वंस कहलाती है। अब ये चरक संहिता में दिया था। फिर मैंने बताया कि इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो दो जगह देखने को मिलता है। एक दिखता है चरक संहिता में, एक दिख रहा है सुश्रुत संहिता में। चरक संहिता में अपन को देखने को मिलता है कहाँ पे? तो विमान स्थान में देखने को मिलता है, चैप्टर नंबर 3 में। और सुश्रुत संहिता में कहाँ देखने को मिलता है? सूत्र स्थानम में, अध्याय में देखने को मिलता है। चलो, हाँ रुको, स्क्रीन दिखा रहा हूँ। अरे यार वो क्या है कि मैं वाईफाई से थोड़ा दूर बैठा हूँ ना, उस वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई। चलो इधर देखो ध्यान से। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया? सबसे पहले मैंने परिचय बताया। परिचय में मैंने बोला कि जनपदोद्वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जनपदोद्वंश यानी कि एपिडेमिक। एपिडेमिक में दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जनपद यानी कि कोई विशेष स्थान, और ध्वंस मतलब होता है विनाश। अब इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो लोगों या समुदाय का विनाश होना ही क्या कहलाता है भैया? जनपदोद्वंश कहलाता है। फिर इसकी हमने डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन में ये बोला कि जब कोई रोग क्या होता है भैया, या आपदा व्यक्ति विशेष की बजाय समस्त समाज या क्षेत्र को प्रभावित करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जनपदोद्वंश कहते हैं। क्या बोला मैंने? वेन एवर एनी डिसीज और डिजास्टर affect whole community or an area is known as जनपदोद्वंश। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19। ये अब ये कहाँ पे मिला है? चरक संहिता में देखने को मिला है। और इसका वर्णन कहाँ पे देखने को मिला है? तो इसका वर्णन अपन को चरक संहिता में विमान स्थान पे देखने को मिला है। वहीं सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थानम अध्याय में देखने को मिला है। अब इस शब्द को किसने दिया? तो इस शब्द को दिया था चरक द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? चरक के द्वारा दिया गया था। यानी कि एक ही समय में एक ही स्थान पर रहने वाली जनसंख्या का विनाश होना ही क्या कहलाएगा भैया? जनपदोद्वंश कहलाएगा, ऐसा चरक ने बोला था। ठीक है, चलो अब क्लियर है? क्या हो गया यार? सप्त अभी आ रही है सही? आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए। आपको बार बार बोल दिया। और दूसरी बात, आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, अपने नाम से आइए। ऐसे एस कैसे बोलते रहूं? कब तक बोलते रहूं? सबको क्लियर वॉइस आ रही है ना? अब एस बोलने में भी वो अजीब सा लगता है। एस भाई, एस से लड़का हो कि लड़की हो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे नंदनी। पहले आगे तो बढ़े निष्कर्ष, तो तभी बताएंगे। ठीक है वी शर्मा, इंग्लिश वाली पहले भेज दिया करेंगे ताकि आपको जो है, अच्छा नामकरण कर देते हैं। ठीक है, इनका नाम रख देते हैं साक्षी। साक्षी रख देते हैं। ठीक है,
S4 साक्षी रहेगा इनका नाम, कल से साक्षी नाम से ही आया करेंगे। अब लड़का हो चाहे लड़की हो हमें नहीं पता, अब साक्षी हो गया तो हो गया, ठीक है, मेरे को मत बोलना आप। मैं इसकी शकुंतला भी रख सकते हैं, कितना अच्छा नाम है, वाह शकुंतला। सुजुका नहीं रख रहा यार। चलो आगे आ जाओ, आ जाओ। शब्द प्रतिपादन चरक द्वारा एक ही समय में, ये सब। अब उसके बाद नेक्स्ट जो चीज लिखने वाले हैं उस चीज को ध्यान से देखना, ये है कारण जो हमको लिखने हैं। कारण क्या है भैया? कारण होता है पहला दूषित वायु, दूषित वायु। दूसरा होता है दूषित जल। तीसरा होता है दूषित देश। और चौथा होता है दूषित काल, जिनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। डिस्टॉर्शन ऑफ एयर, वाटर, प्लेस एंड टाइम, इन चारों चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इन चारों चीजों की वजह से क्या होता है भैया, हमारे यहाँ पे जनपदोध्वंस यानी कि एपिडेमिक आती है। तो चारों के बारे में अपने सिलेबस में ही दे रखा है। अच्छा, इससे क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव होता है भैया? तो प्रभावित क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु होने लगती है और भारी विनाश होता है कि नहीं होता है? तो व्यक्तियों की मृत्यु, जनधन की हानि और भारी विनाश, यही होता है। ठीक है भैया, यही होता है, मान लिया। आधुनिक उदाहरण दे दो। कौन से हो जाएंगे आधुनिक उदाहरण? जैसे कोविड-19 हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा, चेचक हो जाएगा, है ना, बाढ़ हो जाएगी, सुनामी हो जाएगी, आदि हो जाएंगे। भगदड़ भी इसी में शामिल कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका जनपदोध्वंस। अच्छा, अब ये 7 मार्कर में आएगा तो क्या मैं यहां से यहां तक 7 एज इट इज लिख के आ सकता हूं क्या? अगर लिख के आ सकता हूं तो 1 दबाएं, नहीं लिख के आ सकता तो 2 दबाएं, है ना। इसके आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना लिख सकता हूं कि मैं वहां पे ऐसी फॉर्मेट में इसी तरीके से, हाँ, एबोला, यूली फीवर, हाँ, उत्तराखंड की बाढ़ वगैरह बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो बढ़िया, लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच बताने के लिए। और जय बोल रहे हैं 2, 2 मतलब जय 2 का मतलब क्या है? आप नहीं लिख पाओगे ऐसा, कोई बात नहीं। चलो, जो जो 2 लिख रहे हैं वो नहीं लिख पाएंगे, कोई बात नहीं। आप पहले रफ रजिस्टर में लिख के देख लेना, फिर उसके बाद लिखना है इधर, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपन इसके प्रकार पे। किस पे आ जाते हैं? जनपदोध्वंस के प्रकार पे। तो जनपदोध्वंस के प्रकार देख लेते हैं। कितने प्रकार हैं भैया? इसके प्रकार हैं 3। कौन कौन से प्रकार हैं? चलो बता देता हूं। सबसे पहला हो जाएगा आपका संक्रामक रोगों से होने वाला जनपदोध्वंस। तो पहला हो जाएगा संक्रामक रोगों से होने वाला जनपदोध्वंस। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे क्या लिखना है? प्लेग लिखना है, कोविड-19 लिखना है, ठीक है, चेचक लिखना है, मलेरिया लिखना है, डेंगू लिखना है, जो भी आपको लिख सकते हो वो लिखना है। सेकंड नंबर पे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला जनपदोध्वंस, है ना। अब इसमें क्या लिखोगे आप? भूकंप लिखोगे, सुनामी लिखोगे, ज्वालामुखी लिखोगे, है ना, आदि। तीसरे नंबर पे किससे होने वाला? मानव जनित कारणों से होने वाला, मानव जनित कारणों
से होने वाला। अब मानव जनित कारणों से होने वाला कौन सा हो जाएगा? जैसे युद्ध हो गया, है ना, यूक्रेन रूस का युद्ध हो गया, परमाणु विस्फोट हो गया, इन सब से ही तो होते हैं जन पदोध्वंस, है ना, औद्योगिक प्रदूषण हो गया। तो इस तरीके से जो है जनपदोध्वंस के कितने प्रकार देखने को मिले हमको? जनपदोध्वंस के जो है अपन को 3 प्रकार देखने को मिले। पहला संक्रामक रोग से होने वाला जनपदोध्वंस, दूसरा हो जाएगा प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला जनपदोध्वंस, और तीसरा हो जाएगा मानव जनित कारणों से होने वाला जनपदोध्वंस। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है ये, क्योंकि देखो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है उठ के आया है चरक संहिता से। अब चरक संहिता जो है किस पर आधारित है? आयुर्वेद पर आधारित एक ग्रंथ है। तो जो इसका समाधान बताया गया है चरक संहिता में ही बताया गया है। किस में बताया गया है? समाधान या रोकथाम इसकी बताई गई है वो चरक संहिता में। देखो जनपदोध्वंस मतलब सीधी सी बात है बीमारी होना। अब एक बात मुझे बताओ, जब आप कोरोना के टाइम पे थे, कुछ लोगों को आप में से कोरोना हुआ, है ना, कुछ लोगों को आपको जो है कोरोना नहीं हुआ। अब जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ, सीधी सी बात है उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी या वो किसी के संपर्क में नहीं आए होंगे। दो ही काम हो सकते हैं। तो हाँ, तो या तो इम्यूनिटी अच्छी होगी जिस वजह से आप रोग से प्रभावित नहीं होते होंगे, या फिर आप क्या है भैया किसी के प्रभाव में नहीं आते होंगे, या फिर आपने साफ सफाई रखी होगी वगैरह वगैरह किया होगा इस वजह से। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं कि भैया इसका समाधान। हाँ पूजा बिल्कुल मिल जाएगी यार, पीडीएफ का मत बोला करो, बिल्कुल दे देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो जनपदोध्वंस की रोकथाम और समाधान हम लिखने वाले हैं। आप तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन जनपदोध्वंस की रोकथाम और समाधान। अब ये जो समाधान रहेंगे, क्योंकि ये किस में मिलते हैं? चरक संहिता में मिलते हैं, इसलिए किस पर आधारित रहेंगे? ये आयुर्वेद पर आधारित रहेंगे। तो आयुर्वेदिक उपाय जो है अपन पढ़ने वाले हैं। डाल ली हेडिंग? सब लोगों ने डाल ली होगी, अगर नहीं डाल ली होगी तो डाल लेना। चल फिर उसके बाद हम क्या करेंगे भैया, ऐसी एक जो है हाँ, ऐसी अपन ने एक जी लाइन डाल ली, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये अपन ने जो है डाल लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके जो है इनके बारे में अपन पहले बता देंगे कि कौन कौन से उपाय हैं, फिर उनकी डिटेल लिख देंगे यहाँ पे, यहीं की यहीं अपने शॉर्ट नोट्स में डिटेल बन जाएगी। 1 मिनट रुको। चलो अब सबसे पहले अपन जो डालने वाले हैं, सबसे पहले जो डालने वाले हैं वो है रसायन यानी कि केमिकल द्रव्य यानी कि केमिकल सब्सटेंसेस का सेवन यानी कि ग्रहण करना, है ना, इंजेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। अब केमिकल सब्सटेंसेस को हम ग्रहण करते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस क्या रहेंगे मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? पंचकर्म और शुद्धिकरण। तो पंचकर्म और शुद्धिकरण हमारा दूसरा जो है रोकथाम का उपाय है या प्रयास है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर पे आचार रसायन का पालन। आचार रसायन पालन। ठीक है, आचार रसायन पालन या आचार रसायन पालन को आप जैसे स्केड्यूल का फॉलो करना, स्केड्यूल को फॉलो करना ये। फिर इसके बाद चौथा नंबर पे अपन क्या लिखेंगे? जल और वायु का शुद्धिकरण। अभी याद कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं अपन, समझ लेते हैं क्या होता है ये। फिर सरकार और समाज, ये हमारे रोकथाम या उपाय होते हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम रासायन द्रव्यों का प्रयोग पढ़ते हैं। देखो एक बात मुझे बताओ, आप खुद सोचो
कि अगर आप जो है किसी भी रोग से बचना चाहते हो तो आप अपने जो है क्या करोगे, आप अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने की कोशिश करोगे। बोलो हाँ। अब ऐसी स्थिति में जैसे मेरे को जल्दी सर्दी खांसी जुकाम हो जाता था तो आप लोगों ने मेरे को सलाह दी थी कि भैया गुड़ हल्दी वाला दूध पीना है, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। ठीक है, आप लोगों ने बोला कि भैया च्यवनप्राश खरीद के ले आओ, च्यवनप्राश खाना है, तो च्यवनप्राश से भी इम्यूनिटी बूस्ट होगी कि नहीं होगी? हाँ। और उससे मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता या आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कई प्रकार की औषधियों से बने, जैसे कि तुलसी से, गिलोय से, अश्वगंधा से बने नए प्रकार के जो है पदार्थ आते हैं, वो एक प्रकार के। हाँ, आंवला खाने से क्या होता है भैया, आंखें वो बाल मजबूत हो जाएंगे। इस तरीके की कई सारी चीजें हैं जो रसायन द्रव्य हैं। अब इनका सेवन करने से, हाँ काढ़ा है, काढ़ा पीने से भी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, तो उस टाइम पे काढ़ा भी आपको सजेस्ट किया जा रहा था। तो ये क्या है भैया, ये रसायन द्रव्यों का सेवन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपनी भाषा में रसायन द्रव्यों के सेवन में? इसमें लिख सकते हैं विशिष्ट प्रकार की औषधियों का या रसायनों का सेवन। इसमें क्या होता भैया, विशिष्ट यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ, विशिष्ट प्रकार की औषधियों और रसायन, रसायन मतलब का सेवन। रसायन मतलब कुछ लेबोरेटरी में तैयार किए गए, कुछ या फिर ऐसे जो औषधियों से मिले हैं आपको। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करते हैं। उसके अलावा आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य सुधारने में मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? तो रोग प्रतिरोधक मजबूत होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होगा, इससे होगा कि नहीं होगा? और उसके साथ साथ क्या होगा भैया, शारीरिक और मानसिक जो है स्वास्थ्य सुधरेगा। तो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य सुधार। जैसे मैं बना रहा हूं नोट्स वैसे ही आप बनाते चलना, आपको नोट्स बनाना भी सीख जाओगे। उसके अलावा आपकी फॉर्मेटिंग भी सुधर जाएगी, आपको कंटेंट डालने की आदत भी हो जाएगी। ठीक है, चलो इसके अलावा एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। एग्जाम्पल में आपने अभी मेरे को बताया तुलसी, गिलोय, हल्दी, च्यवनप्राश, ठीक है, और अश्वगंधा, इस तरीके से जो है आप यूज कर सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं अपन सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है अपन को, पंचकर्म और शुद्धिकरण दे रखा है। ये जब आप यूनिट 3 पढ़ोगे ना, तो यूनिट 3 में आप आयुष चिकित्सा पद्धति पढ़ोगे, उसमें ही पंचकर्म के बारे में दे रखा है। तो पंचकर्म मतलब होता है आपके शरीर का शुद्धिकरण करना कई तरीके से। जैसे सवेरे से उठ के आप क्या करते हो, मल का परित्याग करते हो, देन उसके बाद आप मंजन करते हो। बोलो हाँ, करते हो कि नहीं करते हो मंजन? अब कुछ लोग हैं जो इनमें से मंजन नहीं करते, सीधे जाके नहीं, लाओ मम्मी चाय बन गई का। हाँ, संजय वर्मा ने दिया था। तो अब ऐसी स्थिति में चाय बन गई का, मम्मी भी कहती है मंजन तो कर लो। नहीं, चाय पहले तो मंजन तो बाद में होती रहेगी। फिर वो ऐसी स्थिति में एग्जाम्पल क्या देते हैं, ऐसी स्थिति में एग्जाम्पल देते हैं, शेर कभी मंजन करता है क्या? है? और शेर कभी मंजन नहीं करता, तो सीधी सी बात है फिर तो। हाँ, शेर कभी नहाता भी नहीं, नहाता भी नहीं है। इंडीड क्या होता है? इंडीड सर, इंडीड का मतलब नहीं पता यार। शिव प्रताप जी, मेरे को शिव पार्वती जी। हाँ, नहीं चाय भी नहीं। अच्छा, वास्तव में निसंदेह, हाँ सच में बिल्कुल। कोई जानवर मंजन नहीं करता, तो खुद को जानवर मान के बैठे हो क्या? शेर जंगल में रहता है, ये भी सही है। नहीं, कई लोग आप में से होंगे जो मंजन 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 नहीं करके सीधे चाय
वो जैसे क्या होता है कि बैठे घर में, बैठे बैठे सवेरे सवेरे चाय बन रही है, चाय की खुशबू से जग जाएंगे, मम्मी यार चाय बन गई, अब मंजन करने का मन नहीं कर रहा, पहले चाय दे दो। और वो चाय के साथ ही जो है आपका जो जितना भी मुंह मुंह में जितना भी एसिड रात भर में बना, वो सारा का सारा पेट में। अच्छा, आपको आपके दोस्त की याद आ गई, बहुत बढ़िया, आपका दोस्त भी शेर है। कोई बात नहीं, टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो पाल भी तो रहे हैं आपको, भले ही आप जानवर हो उनके लिए, लेकिन वो पाल तो रहे हैं आपको। चलो आ जाओ। पंचकर्म या शुद्धिकरण में क्या करते हैं, हम शरीर को रोग मुक्त करने के लिए पंचकर्म का प्रयोग करते हैं। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये जनपदोद्भंस के उपचार का सबसे इंपॉर्टेंट विधि है। तो जनपदोद्भंस के उपचार की सबसे इंपॉर्टेंट विधि है। अभी पहले अपन जो है इनको समझने पर बल दे रहे हैं, याद तो आपको करवा ही देंगे, टेंशन मत लेना। इससे क्या होगा भैया, शरीर रोग मुक्त हुआ। पंचकर्म में कौन कौन शामिल है, तो पंचकर्म लिख दो। सब्जी वब्जी बिकने आ गई भैया। पहला हो जाएगा बमन, दूसरा हो जाएगा विरेचन, तीसरा हो जाएगा बस्ती, और चौथा हो जाएगा नस्य, और पांचवा हो जाएगा रक्त मोचन। रक्त मोचन। अब इनको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि डिटेल में अपन यूनिट 3 में पढ़ने वाले हैं। फिर आचार रसायन का प्रयोग। आचार मतलब अपने जो है दिनचर्या को और मौसमचर्या को सही करना। आचार रसायन का पालन यानी कि अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग उठना, स्केड्यूल के अकॉर्डिंग सोना, और सब चीजें अपने उसकी अकॉर्डिंग करना। ठीक है, यानी कि संतुलित आहार और नियमित व्यायाम करना इसमें शामिल होता है। संतुलित आहार व नियमित व्यायाम इसमें शामिल होती है ना। इसमें आपको योग करना होता है, योग और ध्यान करना होता है। योग शारीरिक शरीर के लिए, ध्यान मस्तिष्क के लिए के माध्यम से क्या करोगे आप, संतुलन बनाओगे। कौन सा, शारीरिक और मानसिक संतुलन। जैसे जब कोरोना आया था उस टाइम पे बाबा रामदेव ने क्या बोला था कि योगा करो, और फिर उसके बाद जो है अपने प्रचार करने के लिए वो कोई दवाई ववाई बेचने लगे थे कि भैया ये कोरोना को जड़ से खत्म कर देगी। ऐसी स्थिति में लोग उसको पीने लगे थे भयंकर भर के, तो फिर कोर्ट केस हुआ था और वगैरह वगैरह, फिर उन्होंने माफी मांगी थी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज है। लेकिन ये है कि आपको योग और ध्यान से काफी सारी चीजें आपकी जो है रोग मुक्त रहते हो। आप व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता का भी इसमें पालन करो। तो व्यक्तिगत व सामाजिक स्वच्छता का पालन, सामाजिक स्वच्छता का पालन किया आपने। देन उसके बाद आप क्या करो भैया, जल और वायु को स्वच्छ रखो। कैसे कि भैया वर्षा जल को आप संचयित करो, लेकिन ऐसा करो, वर्षा जल संचयन करो, लेकिन ऐसे करो रेन वाटर कंजर्वेशन के वो सीधे जमीन के अंदर चला जाए। ऐसे नहीं कि आपने एक टैंक में भर के रख लिया, उसके बाद उस टैंक में मच्छर पनप रहे हैं और आप देख रहे हो उन मच्छरों को, वाह यार मजे आ गए, इतने अच्छे मच्छर हैं, तैर रहे हैं, अभी तो उड़ने लगेंगे थोड़े दिनों बाद आपके घर में फिर मलेरिया, डेंगू, है ना। तो फिर आप क्या करो भैया, जल स्रोतों की सफाई करो। ये मन से लिख रहा हूं मैं, है ना। फिर उसके बाद क्या करो आप उसके अलावा वायु को शुद्ध करने के लिए क्या करोगे, सीधी सी बात है, वायु तो आप अपने मुंह से तो शुद्ध कर नहीं सकते या मशीन तो बना नहीं सकते। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, ये वृक्षारोपण करोगे। कोविड-19 में ये सब समझ में आ गया था आपको कि वृक्षारोपण जरूरी है
है ना। और कभी कभी आपको देखने को मिलता है हवन होते हैं। हवन क्यों होते हैं? हवन के माध्यम से वायु शुद्ध होती है। इसलिए घर में हवन करवाओ, है ना। हर मंगलवार को लोबान और गंधक जला के होम लगा दो, दे धुआं ही धुआं। मम्मी बोल रही हैं आज आज हनुमान जी खुद आएंगे रोकने के लिए, है ना। तो ऐसी स्थिति कर दो। आ गई आग। बोले हमारे सर ने बोला है आज तो जल और वायु का शुद्धिकरण करना है, घर की छोड़ो पड़ोसी की भी शुद्धिकरण हो जाएगी। सरकार और समाज क्या करता है इसमें? टीकाकरण करता है। बोलो हाँ, करता है। फिर उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं देता है, दी थी। कोविड-19 के टाइम की हैं सारी चीज़ें। आपदा प्रबंधन भी करता है, आपदा प्रबंधन के लिए योजना भी बनाता है। तो ये सारे काम सरकार और समाज के द्वारा किए जाते हैं। ये आप जो है देख सकते हो। एक बार जल्दी जल्दी इनको पढ़ो, फिर उसके बाद मैं आपको ये याद करवा देता हूँ। चलो, अब देखो, सबसे पहले तो अपन जनपदोध्वंस की रोकथाम के लिए दो चीजें याद रखो। पहला रसायन। रसायन कौन कौन सा? पहला रसायन रसायन द्रव्य, दूसरा आचार रसायन का पालन। दो रसायन वाले एक साथ याद हुए। अब रसायन कैसे होंगे? 5 तरीके के रसायन होंगे। तो पंचकर्म याद हो गया। तो पंचकर्म, तो पहला हो गया रसायन द्रव्य का सेवन, दूसरा हो गया आचार रसायन का पालन, तीसरा हो गया पंचकर्म। 3 पॉइंट याद हुए। फिर उसके बाद जो पंचकर्म है वो कहाँ पे करोगे? जल और वायु के शुद्धिकरण के लिए करोगे। तो जल और वायु का शुद्धिकरण हो जाएगा। फिर सरकार और समाज जो है लास्ट में आप लिखो तो लिख देना, नहीं तो ये 4 तो इंपॉर्टेंट लिख ही देना। चलो फिर से एक बार बता देता हूँ। पहला हो जाएगा रसायन द्रव्यों का सेवन, फिर आचार रसायन का पालन, फिर तीसरे नंबर पे हो जाएगा पंचकर्म, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा? जल और वायु का शुद्धिकरण, और 5वें नंबर पे हो जाएगा सरकार और समाज। एक बार अपने दिमाग में ये क्रम बनाओ जल्दी से। S7 और 10 मार्कर में क्वेश्चन कैसा बनेगा अभी मैं बता दूंगा। पहला क्वेश्चन बन सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जनपदोध्वंस, है ना, यानी कि जनपदोध्वंस पर टिप्पणी लिखिए, सीधा आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है जनपदोध्वंस की रोकथाम और समाधान के लिए प्रयास क्या कर सकते हैं वो बता देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ से कोई भी नहीं बन सकता। टिप्पणी कैसे लिखते हैं दीपा? ये रही टिप्पणी, ये यहाँ तक, ये प्रकार तक जो है ना, प्रकार तक और उसके बाद समाधान के केवल नाम नाम। ये शाब्दिक अर्थ से लेके यहाँ तक जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये परिभाषा से शाब्दिक अर्थ से ये यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है, यहाँ तक का, ये है टिप्पणी। आपके 7 मार्कर में इतना ही पेज मिलेगा और इतना ही लिखाना आप, ठीक है, एज इट इज। ये है टिप्पणी, ठीक है। इसमें आप जो है एग्जाम्पल्स कम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यही है टिप्पणी, आपको यही लिख के आना है 7 मार्कर में। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया टिप्पणी लिखिए जनपदोध्वंस पे, तो आप एज इट इज इसी को छापे आना। वहां पे क्या करना? पंचकर्म नंदिनी वहां पे बताऊंगा, बोल तो दिया। बमन विरेचन बस्ती नस्य रक्तमोचन पढ़ के बता दिए, ठीक है। चलो एक बार जल्दी से 5 पॉइंट बताओ मुझे समाधान वाले। हाँ मोनिका, ऐसा कर लेंगे।
जल्दी से टाइप करके बताओ सब लोग, जनपदोध्वंस की रोकथाम और समाधान के एक एक किस्तों मत। क्या समझा दूं निक्कू? रसायन द्रव्य का, देखो रसायन द्रव्य मतलब होता है आप कई तरीके के रसायनों का, जैसे कि आप तुलसी का, गिलोय का, हल्दी का, विभिन्न प्रकार की औषधियों का, अश्वगंधा का प्रयोग करते हो, ये रसायन द्रव्य हैं जिनका सेवन आप करते रहते हो। ये है ना, जैसे च्यवनप्राश खाने को बोलते हैं, है ना, ये सब। तो हमने कैसे याद किया? सबसे पहले याद किया रसायन द्रव्य का सेवन, फिर उसके बाद हमने आचार रसायन का पालन, फिर उसके बाद पंचकर्म और शुद्धिकरण, फिर उसके बाद जल और वायु का शुद्धिकरण, फिर उसके बाद सरकार और समाज। याद हो गए क्या? जिन लोगों को याद हो गए वो एक दबा दें, जिन लोगों को याद नहीं हुए वो रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ें। आगे बढ़ेंगे तो एक अपन क्या करते हैं भैया, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, बना लिया। चलो, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे भैया, अब यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चीज, जो कि है जनपदोध्वंस के कारण। विस्तृत वर्णन करेंगे अपन इनका, क्योंकि यही अपन को जो है विकृतियों के बारे में बताएंगे, जैसे वायु की विकृति, एयर पॉल्यूशन या एयर एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन, वाटर डिस्टॉर्शन, है ना, प्लेस डिस्टॉर्शन एंड टाइम डिस्टॉर्शन। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो जनपदोध्वंस के कारण का विस्तृत वर्णन करने वाले हैं। तो जनपदोध्वंस के कारणों का विस्तृत वर्णन हम करने वाले हैं, ठीक है। चलो, जनपदोध्वंस के विस्तृत वर्णन करने वाले हैं। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, जनपदोध्वंस के जो कारण हैं कौन कौन से, वायु, जल, देश काल की विकृतियां, इनका अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत लिख लो यहाँ पे, इसके अंतर्गत हम वायु, जल, देश व काल की विकृतियों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंतर्गत, वायु, जल, देश काल की विकृतियों का अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हमको यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, एक क्वेश्चन तो हमारा ऊपर हो गया, क्या, जनपदोध्वंस पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन हो गया, जनपदोध्वंस के समाधान के लिए उपाय सुझाइए। फिर इसके बाद तीसरा अपना सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि वायु, दल, देश काल की विकृतियों का वर्णन कीजिए। सीधा 10 मार्कर में आ सकता है, सीधा 5 मार्कर में आ सकता है। अगर ऐसा नहीं आएगा तो एक किसी की विकृति, जैसे वायु की विकृति बताइए, जल की विकृति बताइए, इन सब की विकृतियों को अपन देखने वाले हैं। तो उससे पहले अपन इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, समझा दूं। देखो, आयुर्वेद जो है ना, आयुर्वेद ग्रंथ जो है ना, उसमें क्या किया गया है, उसमें जो वायु है यानी कि जो हम सांस लेते हैं जिससे वो, जल है यानी कि जो हम पीते हैं वो, देश है, देश यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं वो, देश यानी कि जो प्लेस जहाँ पे हम रहते हैं वो, काल, काल यानी कि वो समय, है ना, काल यानी कि वो समय, काल यानी कि क्या है, वो समय है या वो ऋतु है जिस टाइम पे हम रहना है। ऋतु यानी कि जलवायु। काल का मतलब यहाँ पे टाइम नहीं है, जैसे टाइम खराब चल रहा है वो वाला टाइम नहीं, टाइम यानी कि मौसम, मौसम वहां पे कैसा चल रहा है, ये काल की बात की गई है, ठीक है। तो ये तत्व आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं, चारों के चारों। और अगर इनमें से किसी में भी असंतुलन होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है भैया, ऐसी स्थिति में संपूर्ण पर्यावरण पर या पूरी की पूरी एनवायरमेंट पर और जीव जंतुओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और चरक संहिता में इन्हीं चारों तत्वों की विकृतियों को जनपदोध्वंस का कारण बताया गया है। तो यहां पे देख लेते हैं अपन, ये ऐसा लिख लेते हैं, चरक संहिता में इन चारों तत्वों
की विकृतियों को क्या कहा गया भैया? जनपदोध्वंस का कारण बताया है। बिल्कुल बताया गया है, ठीक है, क्योंकि ये तत्व महत्वपूर्ण है। अगर इनमें थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है या डिसबैलेंस होता है तो उस वजह से क्या हो जाता है भैया? महाविनाश की संभावना रहती है। जैसे मान लो वायु प्रदूषित हो जाए तो बहुत सारे लोग मर सकते हैं, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी, है ना। फिर उसके बाद जल प्रदूषित हो जाए तो भयंकर रोग हो सकते हैं, है ना, होते भी हैं, जैसे प्लेग। फिर उसके बाद देश यानी कि वो जगह प्रदूषित हो जाए, जिस वजह से भी समस्याएं हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, है ना। फिर काल यानी कि मौसम पूरा का पूरा ऐसा हो जाए खराब तो पूरे के पूरे लोग जो है प्रभावित हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है अपन को चारों चीज़ों पे पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? इनकी विकृतियां यानी कि इनके बीच जो असंतुलन होता है इनको विस्तार से समझेंगे एक एक करके। तो यहाँ वायु, जल, देश, काल की विकृतियों, विकृतियों मतलब असंतुलन को विस्तार से समझते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत, परेशानी, समस्या, दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ जो भी हो अपने तक रखना, यहाँ पे मत बताना अभी, ठीक है। चलो सबसे पहली हेडिंग डाल लो भैया। सबसे पहली हेडिंग हो जाएगी आपकी कौन सी? यहाँ पे डालो हेडिंग। ये अपना पेज डिवाइड कर दो पहले तो ऐसा, ठीक है। चलो इसके बाद अपन पहली हेडिंग डाल लो वायु विकृति। वायु विकृति, इसको अपन जो है एयर पॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसको एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन, ठीक है। स्पेलिंग जब गलत हो जाए तो माफ कर देना है। चलो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब वायु अशुद्ध हो जाए और असंतुलित हो जाए तो इसे बोलेंगे वायु की विकृति, ठीक है। यानी कि देखो वायु हमारे लिए कितनी आवश्यक है? सांस लेने के लिए बहुत आवश्यक है, आप खुद सब लोग जानते हो। तो क्या क्या है भैया? वायु हमारे लिए आवश्यक है। और वायु कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए और संतुलित होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वायु का शुद्ध और कैसा होना भैया? संतुलित होना। जीवन, किसी के भी जीवन के लिए हो, के लिए कैसा है? अति आवश्यक है। बिल्कुल अति आवश्यक है कि नहीं है? है। अब जब अति आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? अगर वायु क्या हो जाए? दूषित हो जाए तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं और आपदा भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अब यही कारण होता है कि भैया वायु में विकृतियां हो जाती हैं। अब वायु में कई तरीके की विकृतियां हो सकती हैं, तो वायु विकृति के प्रकार देख लेते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं वायु विकृति में, है ना। तो सबसे पहला जो प्रकार आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा गति विकृति। गति यानी कि स्पीड की विकृति, गति डिस्टॉर्शन यानी कि स्पीड डिस्टॉर्शन, ठीक है। स्पीड डिस्टॉर्शन में क्या होगा? स्पीड डिस्टॉर्शन में ये होता है, आपको कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। स्पीड डिस्टॉर्शन में ये होगा कि जब वायु अत्यधिक तेज या अत्यधिक स्थिर हो जाए। क्या हो जाए? जब वायु अत्यधिक यानी कि वेरी स्पीड मतलब उसकी स्पीड हाई हो जाए या फिर लो हो जाए या अत्यधिक
स्थिर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखो कि चक्रवात में देखने को मिलती है, आपको बहुत ज़्यादा विनाश होता है, आपको बवंडर देखने को मिलते हैं, आपको वायुमंडलीय ठहराव देखने को मिलता है, वायुमंडलीय ठहराव रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में जहाँ पे वायु चली नहीं रही है। ये हो गए उसके एग्जाम्पल, गति विकृति। दूसरे नंबर की जो विकृति रहेगी वायु विकृति के अंतर्गत, वो कौन सी रहेगी? गुण विकृति। कौन सी रहेगी? गुण विकृति। अब गुण विकृति में क्या होगा? गुण विकृति में होता है जब वायु बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए या गर्म हो जाए या आर्द्रता से युक्त हो जाए या शुष्कता से युक्त हो जाए। तो जब वायु क्या हो? अधिक ठंडी या गर्म या आर्द्र या शुष्क हो जाए। जैसे आपने खुद देखा होगा वो क्या बोलते हैं, हरमट्टन, है ना, चिनूक, ये सारी क्या है भैया? वायु राशियां हैं, है ना। तो ये गुण विकृति होती है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर की विकृति कौन सी होती है? स्पर्श विकृति। इनको याद करेंगे, पहले अपन लिख तो लें, समझ तो लें, नहीं तो आप प्राण खाओ हो जाओ, बोले नहीं सर याद नहीं हो रहा, अब तो अच्छा नहीं पढ़ाते, मज़े नहीं आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे मुजरा करके दिखाओ तो अभी मज़े आएंगे। नहीं, पहले लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, याद कर लेंगे बाद में, ठीक है। चलो, स्पर्श मतलब जब वायु विषैली हो जाए, जब वायु कैसी हो जाए? विषैली हो जाए, यानी कि जहरीली हो जाए। जहरीली कैसे हो जाएगी? जहरीली गैसों का मिश्रण, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी के टाइम पे हुआ था। फिर लास्ट होती है रंग और गंध की विकृति। बदबू आने लगे, बहुत ज़्यादा बदबू आने लगे, जब वायु में क्या हो जाए? वायु में धूल, धुआं और अन्य प्रदूषक मिल जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? रंग या गंध विकृति बोलेंगे, ठीक है। ये तो हो गई आपकी विकृति। कौन कौन सी? गति, गुण, स्पर्श, रंग, ठीक है। देखो, गति, गुण, स्पर्श, रंग, है ना। चलो, फिर इसके बाद क्या करेंगे भैया? इसके कारण क्या है? विकृति क्यों होती है भैया? कारण क्या है? तो कारण दो तरीके के होते हैं। पहला होता है मानव जनित, दूसरा होता है प्राकृतिक। अब मानव जनित के कारण आप खुद से लिख सकते हो भैया, कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो वही औद्योगिक धुआं हो जाएगा, है ना, धुआं हो जाएगा, वाहन चलाना हो जाएगा, प्लास्टिक जलाना हो जाएगा, ये सब क्या है भैया? वायु की विकृति उत्पन्न करते हैं। वहीं प्राकृतिक में क्या हो जाएंगे? ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा, जंगल में आग लगना हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, चक्रवात हो जाएगा, ये सब क्या है भैया? ये सब कारण है कि वायु में विकृति होती है। तो ये आप खुद से लिखिएगा कि कौन कौन से कारण हैं, दो चार। चलो, फिर इसके बाद इसका प्रभाव क्या होगा? प्रभाव ये होगा कि आपको श्वसन संबंधी रोग होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। श्वसन रोग हो जाएंगे आपको, जैसे कि अस्थमा हो जाएगा, है ना, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है फेफड़ों वाला, है ना। और वो कैंसर वो सिगरेट पीने से ज़्यादा जल्दी होता है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। चलो, इसके अलावा आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है, मानसिक असंतुलन हो सकता है। कैसे? तनाव हो जाए, सिर दर्द हो जाए, थकान हो जाए, जल्दी हो जाती है, अच्छी एयर नहीं मिल रही है आपको, है ना,
पर्यावरण को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, ओजोन परत क्षरण हो जाए, ये क्या हो जाएंगे भैया, वायु की विकृति हो जाएंगी। तो वायु की विकृति अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वायु की विकृति में आप बताइएगा कि भैया हमको वायु की विकृति बहुत, वायु जो है शुद्ध और संतुलित होना आवश्यक है। अगर वो दूषित होती है तो बहुत प्रकार के रोग और आपदाएं आ सकती हैं। अब ऐसी स्थिति में फिर उसके प्रकार बताइएगा। तो गति, देखो गति, गुण, स्पर्श, रंग। देखो जब वायु के बारे में खुद सोचो, वायु कैसी होती है, वायु कैसी होती है तो बहने वाली होती है, मतलब वायु में होती गति। तो ठीक है, तो पहला तो हो गया गति। अब गति है तो गति है तो सीधी सी बात है, वायु में गति क्या है, उसका गुण है। तो गति और गुण एक साथ याद रख लो, गति गुण। अब गति गुण है तो वायु बहते हुए हमको स्पर्श करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। तो तीसरा हो गया स्पर्श, तो गति गुण स्पर्श हो गया। चलो स्पर्श करेगी तो क्या उसकी गंध आपको महसूस होगी, बिल्कुल। उसका कलर दिखाई दे सकता है क्या, बिल्कुल दिखाई दे सकता है। तो गति गुण स्पर्श रंग। ठीक है, गति गुण स्पर्श गंध, गति गुण स्पर्श गंध। एक बार बोलो आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है वायु की विकृति के प्रकार। फिर कारण में आप मानव जनित में कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि आप जो औद्योगिक धुआं है, जो वायु प्रदूषण के कारण है ना, मानव जनित और प्राकृतिक, उन सबको लिख दोगे। और प्रभाव आपको देखो, सांस लेने में तकलीफ होगी तो श्वसन संबंधी रोग हो जाएंगे, मानसिक असंतुलन होता ही होता है, तनाव हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, थकान हो जाएगी, और पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, ओजोन परत का क्षरण होगा, एसिड रेन हो जाएगी, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बार मुझे जल्दी से बता दो कौन कौन से 4 प्रकार हैं वायु विकृति के। बहुत बढ़िया, गति गुण स्पर्श गंध रंग, स्पीड, क्वालिटी, स्पर्श, स्पर्श मतलब टच सेंस है ना, देन कलर और स्मेल। हाँ, तो स्पीड, क्वालिटी, टच, कलर और स्मेल। स्पीड, क्वालिटी, टच, कलर, स्मेल। चलो हाँ, अब ये तो हो गया अपना वायु की विकृति, जल की विकृति और बाकी की विकृति हम कल कंप्लीट करेंगे, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे आगे, पर्यावरण, मानव की गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव जो है उसको देखेंगे अपन, है ना। तो यहाँ तक सारी बात क्लियर है। चलो मुझे अब जल्दी से वो बता दो कि हमने पिछले चैप्टर में कल की क्लास में जितने श्लोक पढ़े थे उन श्लोकों को जल्दी से लिख के बता दो। बेटा टीपना मत, अगर टीपा ना तो देख लेना, जल्दी से लिख के बता दो। वायु का कलर क्या होता है, वायु का कलर यार देखो, धुआं देखोगे ना तो दिखेगा, वैसे नहीं दिखेगा पूजा। सबसे पहला श्लोक था अरण्य तो पृथ्वी स्योनमस्तु, है ना, अरण्य तो पृथ्वी स्योनमस्तु। दूसरा श्लोक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ठीक है, अरण्य तो पृथ्वी स्योनमस्तु। हाँ, फिर इसके बाद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। फिर ऋग्वेद का एक था वनस्पति वन आस्था पायद्य तद्, वनस्पति वन आस्था पायद्य तद्, ठीक है। फिर उसके बाद वृक्षात् रक्षति रक्षितः,
यही थे। हाँ ठीक है, तो ये अपन वहां पे यूज कर लेंगे क्या? आप किसी को समस्या परेशानी दिक्कत तो परेशानी कुछ भी हो तो बताओ। अच्छा, मुझे वो चारों पॉइंट्स बता दो जिस पॉइंट के बिहाफ पे अपन उनको डिटेल में लिखेंगे प्राचीन काल के। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग वाले क्वेश्चन को रट फेंकेंगे, उसके अलावा के क्वेश्चन तो हम देखेंगे ही, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग वाले पूरे। हाँ, वेद उपनिषदों के अनुसार वेद उपनिषद में पर्यावरण, फिर धर्म और पर्यावरण, फिर पर्व त्योहार और पर्यावरण, फिर उसके बाद हमने देखा था भारतीय ग्रंथ में पर्यावरण, फिर अन्य देखे थे। हाँ देखो, दुर्गा ने एक और लिखा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिले बना शरीरा, है ना। चलो, महाभारत में क्या दे रखा है? हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे, सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास में भी मिल जाएंगे। महाभारत में क्या दे रखा है? हाँ, ये दे रखा है कि प्रकृति माता पिता के समान हमारी रक्षा करती है, यही दे रखा है। ठीक है, मतलब अब आपसे 2 क्वेश्चन की उम्मीद करता हूं 7 मार्कर्स में, जो आप लिख के देखोगे, नहीं लिख के देखोगे तो भी दिमाग में फ्रेम करके देखोगे। लिख के देखो चाहे नहीं देखो, लिख के दिमाग में फ्रेम करके देखोगे। पहला, पर्यावरण की अवधारणा लिखिए भारतीय संदर्भ में। दूसरा, जनपद उद्वंश पर टिप्पणी लिखिए। ओके, मैं भेज दूंगा। चलिए क्लास एंड करते हैं, न्यू लिंक क्रिएट करके आपको इंग्लिश वालों के लिए सोशियोलॉजी की क्लास होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टाटा बाय बाय।